आप सभी का स्वागत है एग्जामर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, देखिए, ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अलग अलग एग्जामों का। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या लिए हैं हम? खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि ऑप्शन आप देख लिए। टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टीन की अपेक्षा जिंक गलनांक अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। बिहार पुलिस में पूछा है 2012 में, और यही प्रश्न टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी बीपीएससी में रिपीट किया था। आप क्वेश्चन पेपर जाकर उठाकर देख लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसका मतलब क्या है? ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक है, टीन कम है। इसीलिए जो है खाद्य पदार्थ का जो डिब्बा होता है उस पर जो है जिंक की बजाय किसको लगाया जाता है? टीन को। जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है तो इसको नहीं लगाया जाता है, टीन का लेप किया जाता है। समझते चलिएगा। आप ये देख लीजिएगा, हर बार समय आपका ज्यादा नहीं लेंगे, इसीलिए जो है आप देख लीजिएगा कौन एग्जाम में पूछा हुआ है, हम बताएंगे नहीं, बार बार देख लीजिएगा। टीन का जो संकेत होता है एसएन होता है। एसएन का मतलब होता है स्टेनम। एसएन का मतलब स्टेनम होता है, इसे हम लोग टीन कहते हैं। और जेडन मतलब जिंक होता है। तो क्या कहा है, डिटेल्स देखिएगा कि टीन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिससे जिंक के साथ खाद्य पदार्थों से अभिक्रिया की आशंका होती है। डाउट होता है कि जिंक के साथ जो है रिएक्ट कर जाएगा खाद्य पदार्थ, इसीलिए खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन के लेप को प्राथमिकता दी जाती है। यानी खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर क्या लगाया जाता है? टीन का लेप लगाया जाता है, जिंक का नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जिंक जो है उससे रिएक्ट कर जाएगा, अभिक्रिया कर जाएगा, इसीलिए टीन लगाया जाता है, स्टेनम की लेप होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में, क्लियर हो गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ा सही है? अब देख रहे हैं इसका आंसर डी दिया गया है। क्यों? मरकरी को जो है Hg कहा जाता है। Hg का मतलब होता है हाइड्राग्राम। Hg का मतलब हाइड्राग्राम। परमाणु संख्या जो होता है मरकरी का, यह 80 होता है, 80। अगर प्लेटिनम कहता तो प्लेटिनम का 78 होता है। बी ऑप्शन देखेंगे तो लेड का एली कहा है, जो गलत बात है। लेड का क्या होता है? पीबी होता है, पीबी को बोलते हैं प्लम्बम, पीबी को बोलते हैं प्लम्बम। सिल्वर एसआई, इसका इसका ये देखिए सी नंबर, ये भी गलत है, क्योंकि सिल्वर का क्या होता है? तो आपका एजी अर्जेंटम होता है। और सोडियम एने, एने का क्या होता है? तो नेट्रियम, यानी कि यही जो है जोड़ा आपका सही है, एने। तीनों ऑप्शन गलत है, डिटेल्स देख लीजिए। सोडियम एन गलत सूचक है, क्योंकि सोडियम का एने होता है 11 परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। मरकरी की बात करें तो Hg हाइड्राग्राम 80 सही है। लेड का पीबी होता है प्लम्बम 82 यहां दिया गया है। और सिल्वर का जो है आपका एजी अर्जेंटम 47 होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। कार्बोलिक अम्ल का सूत्र पूछा गया है एग्जाम में, बिहार फॉरेस्ट गार्ड में। तो इसका करेक्ट हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका समय बर्बाद हो जाएगा। सी नंबर जो है C6H5OH करेक्ट आंसर होगा। कार्बोलिक अम्ल का जो सूत्र होगा C6H5OH। डिटेल्स देखते हैं। कार्बोलिक अम्ल का आणविक सूत्र C6H5OH होता है। इसे आमतौर पर फिनॉल कहा जाता है। कार्बोलिक अम्ल को क्या कहा जाता है? फिनॉल कहा जाता है। और यह एक ज्वलनशील सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह ज्वलनशील होता है, सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। कार्बोलिक अम्ल को ही फिनॉल कहते हैं। और कार्बोलिक अम्ल का जो सूत्र होता है C6H5OH होता है। आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? तो दबाव बढ़ाने से किसी भी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। और दाब के घटने पर द्रव का क्वथनांक घट जाता है। याद रखेंगे, दाब के बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ेगा और दाब के घटाने पर क्वथनांक घट जाएगा। किसी अशुद्धि जैसे नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी किसी अशुद्धि जैसे नमक को मिलाइएगा तो जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। तो काफी देखिए बीपीएससी एलडीसी में पूछा है क्वेश्चन।
यहां पे अगला क्वेश्चन क्या लिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित है? गैसों से संबंधित नहीं है, माफ कीजिएगा। बॉयल नियम, चार्ल्स नियम, गे लुजाक नियम, फैराडे नियम। तो यहां ए, बी और सी जो है, तीनों जो है आपका गैस के नियम है, लेकिन फैराडे के नियम जो है ना, ये गैस से नहीं है। ये क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस से है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब वैद्युत अपघटन से है। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वैद्युत अपघटन से संबंधित है। अब देखिए कैसे यहां पे डिटेल्स पढ़ते हैं। प्रमुख गैसीय नियम क्या क्या है? गैस से संबंधित जो नियम है उसको आप सीख जाइए। प्रमुख गैसीय नियम, एवोगाद्रो का नियम कहता है नियत ताप मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर गैसों का समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। दूसरा कहता है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम P1 P प्रेशर है, V आपका जो है वॉल्यूम है, और P आपका P2 यानी सेकेंड प्रेशर है, V2 आपका सेकेंड वॉल्यूम है। तो याद रखिएगा ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स बनाने में मदद करेगा आपको। P1 V1 बराबर P2 V2 आपका ये बॉयल का नियम कहता है। लेकिन जब चार्ल्स का नियम है तब V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2, बीच में इक्वल भी दे सकते हैं आप, आपको सवाल बनाने में मदद करेगा न्यूमेरिकल्स में। गे लुजाक नियम क्या है? तो P1 बाई T1 बराबर P2 बाई T2, ये आपका गे लुजाक का नियम है। 5 नंबर क्या कहा इसमें? 5 नंबर, तो आदर्श गैस का नियम क्या है? तो PV बराबर nRT आदर्श गैस का नियम है। कभी कभी पूछा जाता है आपसे परीक्षा में आदर्श गैस का समीकरण क्या है, तो यही PV बराबर nRT याद रखिएगा। जबकि फैराडे का नियम गैसों के नियम से संबंधित नहीं है, ऊपर ही बताए थे। फैराडे के नियम वैद्युत अपघटन से संबंधित है। तो आपका आंसर क्या होगा? तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फैराडे का नियम वैद्युत अपघटन से है, गैस से नहीं है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है, याद रखेंगे। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत वैद्युत चालकता चालकों यानी तांबा से कम होता है। अचालक यानी कि कुचालक भी कहते हैं अचालक को, कांच से अधिक होता है। यानी अर्धचालक मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब जो है उसे कंडक्ट करने वाला, पास करने वाला। तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ है जिनसे विद्युत चालकता क्या होता है? चालक यानी तांबा से कम होगा और कुचालक से ज्यादा होगा। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम आपका अर्धचालक है। इनका विभिन्न प्रयोग विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जैसे चिप के निर्माण में भी किया जाता है। तो याद रखेंगे किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसकी क्या घटेगी? प्रतिरोधकता घटती है, याद रखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। याद रखेंगे यहां पे कि जो आईसी चिप होता है, आईसी चिप जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है, आईसी चिप का जो उसमें बनाया जाता है, ऐसे जेएस किल्बी जो है आईसी चिप का खोज किए थे जेएस किल्बी। इस अर्धचालक का यूज किया जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करके बनाया जाता है आईसी चिप को, और आईसी चिप को जेएस किल्बी बनाए थे। और भारत की अगर सिलिकॉन घाटी के नाम से अगर आपकी बात आएगी, सवाल भारत की सिलिकॉन घाटी की जब बात होगा तो बेंगलुरु याद रखेंगे, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? तो आंसर होगा सीएन राव, प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सीएन राव। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक प्रोफेसर सीएन राव को कहा जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी या नैनोटेक वह तकनीक है जिसमें किसी भी पदार्थ में परमाणु, आणविक और सुपर मॉलिक्यूलर स्तर पर परिवर्तन किया जाता है। इसमें 1 से 100 नैनोमीटर तक के कण यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं शामिल होते हैं। 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक के कण शामिल होते हैं। याद रखना है भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक है सीएन राव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने के प्रोसेस को यानी विधि को क्या कहा जाता है? तो वल्कनाइजेशन कहा जाता है। इसी को हिंदी में वल्कनीकरण भी कहा जाता है। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को वल्कनाइजेशन कहते हैं। वल्कनीकरण हिंदी में कहा जाता है एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक याद रखिएगा, सल्फर का ही एक अन्य नाम है गंधक।
सल्फर के परमाणु संख्या 16 और परमाणु द्रव्यमान 32 होती है। तो कहा कि जिसमें गंधक या इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ मिला देने से रबर या संबंधित बहुलकों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ और मजबूत बनाने में यूज किया जाता है। तो रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर की विधि है वल्कनाइजेशन। ये रबर को मजबूत बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकाले। चलिए, कोई एलिमेंट है जिसका हम x मान लेते हैं, परमाणु संख्या को हमेशा नीचे बैठाया जाता है और द्रव्यमान संख्या को ऊपर बैठाया जाता है। देखिए, यहाँ पे 3 चीज आपको हम सिखाएंगे। याद रखेंगे, z बराबर p बराबर e होता है। z क्या है? इसको z कहा जाता है परमाणु संख्या, और इसको a कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए, z बराबर p बराबर e हो गया, तो जब z हमारा 16 दिया गया है तो प्रोटॉन भी 16, इलेक्ट्रॉन भी 16 हो गया। प्रोटॉन 16, इलेक्ट्रॉन 16 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जब न्यूट्रॉन निकालना होगा तो फॉर्मूला याद रखेंगे, a माइनस जेड। a माइनस जेड है तो a कितना है हमारा? तो 32 दिया गया है, और आपका z कितना? 16 दिया गया है। तो 32 में से 16 जब घटाइएगा तो 16, यानी कि यही पूछा गया था आपसे, न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन कितना आया? 16 आया है। तो 16 आपका आंसर होगा इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 2017 में पूछा है और ये रिपीट कर रहा है। यही सब प्रश्न कोई भी आप एग्जाम करंट में देते हैं, अभी प्रेजेंट में दे रहे हैं, तो समझिए कि 60%, 50 to 60, हमारा मानना तो इससे भी ज्यादा है, 50 to 60% क्वेश्चन एकदम 5 से 10 साल का पीछे का जो क्वेश्चन होता है वही प्रीवियस ईयर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो भारी जल कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, जिसे आप D2O के नाम से भी जानते हैं। इसको D2O के नाम से जानते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, इसको गुरु जल भी कहते हैं। इसका निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिक से होता है और इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में यूज किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक की जब हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समस्थानिक क्या होता है? इसका परमाणु संख्या समान हो जाए और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाए। जैसे इसका परमाणु संख्या सबका 1 ही होगा, लेकिन जब इसका हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3। तो हमारा ड्यूटेरियम की बात होगा तो यही डी निकलता है, डी से ड्यूटेरियम। ध्यान दीजिएगा, तो ड्यूटेरियम कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारी जल का आणविक द्रव्यमान निकाले, मॉलिक्यूलर मास निकाले। डी के लिए मास कितना दिया गया है? 2, तो 2 गुने 2 बैठा दीजिएगा, और ऑक्सीजन का 16 आप जानते हैं, 2 दूना 4 प्लस 16 यानी 20 ग्राम जो है आपका हो जाएगा भारी जल का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। तो 3 पॉइंट यहां से आप सीखे होंगे कि भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, इसका सूत्र D2O होता है, इसे गुरु जल भी कहा जाता है। यह हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? तो परमाणु संख्या समान हो, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसको समस्थानिक कहते हैं, और इसका आणविक द्रव्यमान 20 ग्राम होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछता है। एक विलयन जिसका pH 3 है, उस विलयन में OH की सांद्रता क्या होगी? परीक्षा में काफी परेशान करता है। अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि pH स्केल का खोज सोरेनसन किए थे, 1909 में किए थे। कौन किए थे? सोरेनसन। याद रखेंगे, इसका रेंज जो होता है ना, 0 से लेकर 14 तक होता है। मतलब कम से कम 0 और अधिकतम जो है pH वैल्यू किसी चीज का 14 तक जा सकता है, इसी के बीच में रहता है। तो pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी याद रखिएगा, यहां पे बता दे थोड़ा डिटेल्स में, कोई भी चीज 7 पर रहता है तो उदासीन होता है, और 7 से जब कम होता है तो अम्लीय होता है, अम्लीय, और 7 से जब ज्यादा होता है तो ये होता है क्षारीय। तो OH जब लग जाए लास्ट में तो उसको क्षार कहते हैं, जब H आएगा तो उसको अम्ल कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला pH प्लस POH का मान जो होता है ना, ये 14 होता है। मिनिमम कितना था? 0, मैक्सिमम 14। अब देखिए, जिसका pH 3 दिया गया है तो 3 बैठा दीजिएगा, तो POH बराबर हो जाएगा 14।
तो यहां से POH पोटेंशियल ऑफ बोलते हैं OH ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं इसको, और इसको OH बोला जाता है। तो 14 - 3 कर दीजिए, यहाँ POH का मान कितना आ गया आपका 11 आ गया। जैसे ही आपका 11 आया तो समझिए 10 के बेस में हमेशा चलता है, तो ये आपका देखिए 10 के पावर बेस में 11 कहाँ दिया गया है, तो 10 के पावर बेस में आपका दिया गया है 11, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बस इतना कुछ याद नहीं रखिएगा, PH + POH बराबर 14। PH का वैल्यू 3 दिया गया है, तो यहां से घटा दीजिए, POH का मान निकल जाएगा, 14 में से 3 गया 11। अब इसी को 10 के पावर बेस में खोज लीजिए, ऑप्शन में मिल जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है, काफी कंफ्यूजन होता है इसमें सभी लोगों को, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब आपको वायुमंडल कह दे तब आंसर नाइट्रोजन होगा, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और आपका आर्गन 0.93% है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक पूछा जाएगा क्या पाया जाता है, तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। और जैसे ही आपको ब्रह्मांड की बात कर दे, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड की बात कर दे, ब्रह्मांड में बात कर दे, तो ब्रह्मांड में ध्यान दीजिएगा आपका क्या आंसर होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा। क्लियर हो गया। और याद रखिएगा, सूर्य जो है वो गैसों का गोला कहा जाता है। सूर्य में आपका 71% हाइड्रोजन और 26.5% आपका हीलियम पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है। और 1652 में हैंसबेथ नाम के एक वैज्ञानिक क्या कहे थे कि 4 हाइड्रोजन टूटता है तो एक हीलियम आयन बनाता है, और इसी प्रोसेस में को कहते हैं नाभिकीय संलयन विधि, और इसी से क्या होता है, सूर्य अपना ऊर्जा तैयार करता है। और सौर मंडल में किसी अन्य ग्रह को आपका अपना उसका क्या है, तो ऊर्जा नहीं है, प्रकाश नहीं है, सूर्य ही सबको क्या करता है, तो प्रकाश देता है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी है। देखिए कितना बार पूछा गया है, 2010 में पूछा गया है, अगर बच्चे पढ़े होंगे तो 2021 में जरूर बना दिए होंगे, 2021 में पढ़े होंगे 2022 में फिर पूछ दिया। देखिए 3 बार रिपीट, हम इसीलिए लगाए हैं स्क्रीन शॉट करके। अब देखिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सा है, तो इसका आंसर होगा मीथेन। मीथेन जो है इसको CH4 कहा जाता है, इसी को मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। याद रखेंगे, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, भारत में मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत है, इसको तो आप पढ़ लीजिएगा आराम से, मीथेन का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो धान का खेत है। धान के खेत में सबसे ज्यादा मीथेन पाया जाता है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 हो गया, इसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। और संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है वो आपका मीथेन ही है। क्लियर हो गया। तो ये आखिरी प्रश्न था। तो लगभग 10 से 13 प्रश्न हम आपको यहां लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, आपके शेयर पर ही डिपेंड रहेगा कि आगे भी हम इस तरह का सेशन और लेकर आएंगे। और चैनल पर पहली बार देख रहे थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल पे न्यूमेरिकल्स भी हम इसी तरह का कहाँ पूछा है, किस एग्जाम में पूछा है, न्यूमेरिकल भी लेकर आ रहे हैं जल्द, तो आपको मजा आएगा। अभी अगर आप ALP का फॉर्म भरे होंगे, ग्रुप D आने वाला है, NTPC का फॉर्म अभी अप्लाई शुरू हो गया है, ध्यान दीजिएगा, फिर BPSC TRE 4 आ रहा है, तो काफी एग्जाम में आपको मदद मिलेगा। और थोड़ा चैनल को प्यार दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आप जरूर करेंगे, कहने की कोई आवश्यकता है नहीं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।